हेलो फ्रेंड्स। आज से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विषय को कवर करेंगे। वैसे तो यह बहुत छोटा सा विषय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं और हम यह महेश वर्वाल सर की एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग परीक्षाओं में सभी प्रश्न जो कि आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला है प्रश्न, पारिस्थितिकी किन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अर्थात पारिस्थितिकी के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है, तो जीव समुदाय और वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। कि जैसे जो जीव समुदाय हैं, जो आसपास का वातावरण है, उनके बीच किस तरीके की अंतरक्रिया है, किस तरीके से पर्यावरण जीव जंतुओं पर निर्भर है और कैसे किस तरीके से जीव जंतु पर्यावरण पर निर्भर हैं, वातावरण पर निर्भर हैं। तो इनके बीच जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण में 3 प्रमुख घटक हैं। वो कौन कौन से हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक जिन्हें भौतिक संघटक भी कहते हैं, और ऊर्जा संघटक। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे पादप हो गया, जीव जंतु हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए। इनको हम जैविक संघटक के अंतर्गत शामिल करते हैं। अजैविक घटक या जिसे हम भौतिक घटक कहते हैं, उनमें क्या क्या शामिल होता है? जैसे स्थल हो गया, जल, वायु, जो तीनों मंडल होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को अजैविक संघटक कहते हैं। और ऊर्जा संघटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे प्रकाश हो गया, सूरज, तो ये तीनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिनमें जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नेस ने। तो याद रखिएगा, डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नी नेस ने। तो ऐसे आप ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अर्नी नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द दिया था। आगे है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? 2 होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो घास भी स्थलों पर उगते हैं, जो घास स्थल होते हैं। वैसे तो प्लैंकटन हो उसमें भी होते हैं समुद्र में, लेकिन वो घास नहीं होते हैं, वो प्लैंकटन होते हैं। तो घास, वन और मरुस्थल भी जमीन पर ही होते हैं, तो ये स्थल भाग कहलाता है। और, और जल मंडल तो हम जानते हैं कि पर्यावरण अर्थात पारिस्थितिकी के 2 संघटक हैं, स्थल और जल। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, एक पद जो केवल जीव जंतु द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कर्मता। अर्थात कि पारिस्थितिक कर्मता क्या होता है? ये कोई जीव जंतु जहाँ निवास करते हैं और जहाँ अपना वो भोजन ग्रहण करते हैं, जहाँ से वो जो उनके बीच उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि कोई ऐसा जीव जंतु होगा जहाँ वो वहीं निवास कर सकता है, उसके अलावा वह अन्य जगह निवास करेगा तो उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। वो उनकी पदचिन्ह होते हैं। वह केवल जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात कोई ऐसा स्थान जहाँ जीव जाता है, कुछ खा पी के फिर चला आता है, तो जो जीव ग्रहण करता है, ना कि वह धारण किया हुआ है। और दूसरे हैं जो अन्य जीव समुदाय के बीच जो कार्यात्मक भूमिका होती है, वो पारिस्थितिकी कर्मता कहलाती है। अर्थात जैसे कोई जीव कहीं रहता है और अपना भोजन ग्रहण करने कहीं और जाता है, तो जहाँ वो भोजन ग्रहण करने गया, जहाँ वो रहने गया, तो इनके बीच जो
क्षेत्र है वो उसकी कर्मता कहलाएगा, अर्थात कहीं खाने का स्थान है तो कहीं रहने का स्थान है, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र उस जीव समुदाय का इकोलॉजी कर्मता स्थान कहलाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से, अर्थात ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है कि किस तरीके से ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर कम हो जाती है, तो वह 10% के नियम पर आधारित होती है। जैसे कोई प्राथमिक उत्पादक है, कोई मान लीजिए पेड़ है, तो जब पेड़ को कोई बकरी खाएगी या भेड़िया खाएगा तो इसके पास केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। मान लीजिए 1000 ऊर्जा पौधे के पास है, तो जब इसको बकरी खाएगी तो 10% ही इसके पास जाएगा, तो अब कितना गया? केवल 10% इसका, तो केवल 10 यूनिट गया। और जब किसी मांसाहारी जीव ने इस शाकाहारी जीव को खाया तो उसके पास केवल 1% ऊर्जा गई। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपकी ऊर्जा घट रही है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर, तो इसी को हम 10% का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ब्रटलैंड कमीशन 1987 में। अर्थात जो हम देखते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले आई कब? तो ब्रटलैंड कमीशन 1987 में। आगे देखते हैं, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। याद रखिएगा, वायरस अपघटक नहीं है। तो कभी भी प्रश्न आए कि निम्न में से कौन अपघटक हैं, तो फंगस और बैक्टीरिया अपघटक होते हैं, लेकिन वायरस अपघटक नहीं होता है। इनमें बात की गई है कि खाद्य श्रृंखला जब भी अपने उच्च स्तर पर होती है तो उसको अपघटित कौन करता है? तो फंगस करते हैं और बैक्टीरिया अर्थात कवक और जीवाणु वह अपघटक कहलाते हैं, जो अंतिम पोषण स्तर अर्थात उच्च पोषण स्तर पर होते हैं। आगे है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। जैसे मान लीजिए स्थल है, अब सीधा का अर्थ यह हुआ कि पिरामिड का आधार बड़ा होगा और शीर्ष छोटा होगा। तो आधार में संख्या की बात की गई है। यहाँ पे जीव भार पिरामिड कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड भार की बात की गई है। तो पेड़ पौधे अधिक होते हैं, उन पर कुछ जीव जंतु निर्भर होते हैं। मान लीजिए 10 पौधों को 3 जीव जंतु खाए, तो कहीं ना कहीं इन 10 पौधों का जो भार होगा उन 3 जीव जंतुओं के भार से अधिक होगा। तो यह जो भार है वो सीधा बनता है। और ऊपर एक शेर 3 हिरन को खा सकता है और 3 हिरन कम से कम 10 पेड़ को खाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं भार नीचे अधिक होगा ऊपर कम होगा, तो ये सीधा पिरामिड बनता है जीव भार का। आगे देखते हैं, यहाँ पे है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा व विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्यों ऐसा? क्योंकि जो तालाब होता है उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, तो लेकिन जो सबसे छोटी छोटी मछली होती हैं वो वैसे तो देखने में भले बड़ी लगेंगी लेकिन उनका भार बहुत कम होगा, और जितनी बड़ी मछलियाँ होंगी वो छोटी मछलियों को खा के तो उनका जो भार है वो बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात छोटी मछलियों से कहीं ज़्यादा होगा, इसलिए वो उल्टा बनता है। आगे देखिए, जबकि संख्या में भी देखेंगे तो उल्टा बनेगा, भार में भी उल्टा ही बनेगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्रण, अर्थात
पारिस्थितिकी तंत्र में जब जैसे नाइट्रोजन गैस किस तरीके से वायुमंडल से पृथ्वी पर आती है, फिर पुनः पृथ्वी से वायुमंडल में जाती है, या फिर कोई भी चाहे फास्फोरस गैस हो गई तो किस तरीके से वायुमंडल में आती है, इसके बाद वह पुनः पृथ्वी से होते हुए वायुमंडल में चक्रण करती रहती है। तो ये चक्रण की प्रक्रिया जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। आगे देखते हैं। जैसे पानी बादल बन के आसमान में गया, फिर स्वतः नीचे बरस के आया, फिर वह ऊपर गया, ये चक्र चलता रहता है। H2O2 O2H2 बनता रहता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। किसकी बात हो रही है? समुद्री वातावरण की। तो फाइटोप्लैंक्टन, अर्थात जो समुद्र होता है, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे प्लैंक्टन हम देखेंगे पाए जाते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन हो गया। तो जो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, अर्थात जो जलीय वहाँ की वनस्पतियां हैं, हम एक तरीके से उसे वनस्पति कहेंगे, वैसे तो वो जलीय जीव की तरह होते हैं, लेकिन वहाँ प्लैंक्टन है, पौधे हैं, तो वो वहाँ समुद्र में प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं, अर्थात उन पर बहुत सारे जीव जंतु भोजन के लिए निर्भर होते हैं और ये अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक हैं तो अपना भोजन स्वतः बनाएंगे और इन पर बहुत सारे जीव जंतु निर्भर होंगे, इसीलिए प्राथमिक उत्पादक हैं। आगे देखते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं? किसकी बात हो रही है? गतिक हृदय की। तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्रण को गतिक हृदय कहते हैं। जैसे ऊर्जा का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो समाप्त होती है ना ही नष्ट होती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होती है। अर्थात ऊर्जा कभी किसी एक रूप में जाएगी, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर हम कार्य का अपनी अपनी ऊर्जा खपत करते हैं, लेकिन सामने से हमें कोई कार्य होके मिलता है तो ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो गई। उसी तरीके से उससे जब कोई काम होगा तो वहां से ऊर्जा अलग में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई ही कर रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो पढ़ाई से हमें कहीं ना कहीं कुछ बाद में लाभ होगा। तो इस लाभ से जो जो ये ऊर्जा लाभ के रूप में हमारे पास आएगी, तो हम जो हमारे पास लाभ के रूप में ऊर्जा आई है, हम उसको अन्य कहीं जगहों पर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये ऊर्जा का एक सर्कल चलता रहता है। उसी तरीके से खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया या फिर कैल्शियम हो गया। तो ये सब जब, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, तो किस तरीके से पृथ्वी पर ये आते हैं और पुनः अगले रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, पुनः अपने रूप में आते हैं। तो ये जो चक्रण है, यह चक्रण गति कहलाता है, अर्थात ये समाप्त नहीं होती है, चलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो यह गतिक हृदय कहलाता है, अर्थात वो हृदय है जो कि चल रहा है। और हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये सब तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र का। किसकी बात हो रही है? जो जीवधारी हैं, जो वातावरण है और उनमें उपस्थित अजैव घटक। जीवधारी जैसे जीव जंतु, वनस्पतियां, ये सब जीवधारी हो गए। और वातावरण जो आसपास हम जिनसे घिरे होते हैं। और अजैव घटक में हमने देखा ही था कि स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। इनके मध्य जो अध्ययन होता है, ये जो स्थान है, इनके मध्य अध्ययन को हमने देखा पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन ये जो स्थान है जहाँ ये घटना हो रही है, इस स्थान को पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है?
महासागर, हम देखते हैं महासागरों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, पानी वहीं का वहीं है। जीव जंतुओं में भी बहुत धीमी गति से, अब तो थोड़ी जलवायु परिवर्तन के कारण विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है या ना के बराबर होता है। तो सर्वाधिक अस्थायी महासागरीय पारितंत्र है, जबकि हम देखते हैं स्थलों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आगे देखते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। तो हम ये याद रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, तो फैक्ट है। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पे विविध समुद्री की बात हो रही है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विविध समुद्री पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को आरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। कहाँ? अंडमान और निकोबार में। तो समुद्री की बात आएगी तो लगभग वही है। हाँ, तमिलनाडु में एक है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसको याद रखिएगा। बाकी एक अंडमान और निकोबार में। आगे देखते हैं भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब बना था? 2000 में। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। बना पहले ही था, लेकिन यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सन 2000 में। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अर्थात वर्तमान में भारत में 18 हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो याद रखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। और पहला कब शामिल हुआ था? तो नीलगिरी स्फेयर बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ है? तमिलनाडु, जैसे अपना ये दक्षिण भारत है ना, तो ये तमिलनाडु और ये केरल और जो कर्नाटक का ये क्षेत्र आता है ट्रायंगल पर, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण अर्थात बिहार में। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिसे वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण, अर्थात ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। सभी, क्योंकि जो सभी वनस्पतियां हैं वो अपना भोजन सूर्य से ही प्राप्त करती हैं, अर्थात सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन निर्माण करती हैं, इसीलिए प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, अर्थात रेडमंड लिंडमैन ने दिया था। तो याद रखिएगा, 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। बस 10% लिंडमैन, 10% लिंडमैन। आगे देखते हैं, और 10% हमने अभी देखा कि अगर कोई वनस्पति है वो ऊर्जा उत्पादित करती है, मान लीजिए 1000 ऊर्जा उत्पादित की, तो उसका केवल 10% ही जो भी शाकाहारी उसको खाता है उसके पास जाता है। उस शाकाहारी को कोई भी मांसाहारी जीव खाता है तो उसके पास केवल 1% जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, 90% वो ऊर्जा अपने ऊपर ही खर्च कर ले रही है। तो जो 10% ट्रांसफर हो रहा है, इसे ही लिंडमैन का 10% का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रेटर। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? अर्थात ये जो हम देखते हैं ना, पिरामिड बनता है, ऊर्जा पिरामिड, तो ये सब पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है, पिरामिड बनना चाहिए, ये एल्टन ने दिया था। आगे है, पारिस्थितिकीय में उच्च पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? अर्थात सर्वाहारी, जो कि वनस्पतियों को भी खा सकते हैं और जीव जंतुओं को भी खा सकते हैं, तो वो
सबसे अधिक पोषण स्तर प्राप्त करते हैं, अर्थात सबसे उच्च स्तर पर होते हैं। इसके बाद तो अपघटक आ जाते हैं। सर्वाहारी का अर्थ यह हुआ जो शाकाहारी चीजें भी खाए और मांस को भी खाए, तो सर्वाहारी हो गया। इसके ऊपर अपघटक आते हैं, तो ये सर्वोच्च पोषण स्तर प्राप्त करता है। ऊर्जा भले कम मिलती है लेकिन पोषण स्तर सर्वोच्च होता है। यहाँ पे है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट आयन के रूप में। तो याद रखिएगा कि जो मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट आयन के रूप में। आगे है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 23 तक पारित किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे है विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो कोबोर्ग प्रायद्वीप। 1974 में कोबोर्ग प्रायद्वीप को विश्व का पहला वन्यजीव अर्थात रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थल कहाँ है, यह ईरान में है। ईरान के शहर एक वहाँ रामसर है। वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन शुरू हुआ और 72 से लागू हुआ। तो रामसर दिवस अर्थात वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। तो याद रखिएगा वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे नोट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, तो सिस्टम टांसले, ऐसे याद रखिएगा सिस्टम और टांसले। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यह हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि आज पहला लेक्चर था। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ फैक्ट थे, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।